नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एग्जिट पोल्स तमाम एजेंसियों के सामने आ गए हैं। टुडे चाणक्य का भी सामने आ गया है और जो पूरा ओवरऑल सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है वो कांग्रेस के पक्ष में बनता हुआ नजर आ रहा है। 3 राज्यों में सत्ता में फिर से कांग्रेस पार्टी आने वाली है। तेलंगाना ऐसा राज्य है जहां पर पहली बार सत्ता में कांग्रेस पार्टी आएगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है, राजस्थान में भी कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मिजोरम की बात करें तो वहां पर जो पार्टी अभी तक सत्ता में थी, हालांकि उस मुस्तैदी के साथ नहीं, लेकिन हाँ वो सत्ता में वापसी कर रही है। तो ये 5 राज्यों का सिनेरियो ये है जिसमें कांग्रेस पार्टी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। क्या फैक्ट्स हैं, आखिरकार क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी इस तरह से उभर रही है और 24 का जो है इस पर क्या असर पड़ने वाला है, तमाम चीजों की बातचीत करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी वरिष्ठ हमारे साथ है। संजीव जी, किस तरह से देखा जाए 3 राज्य और 3 बड़े बड़े राज्य, एक राज्य तो जहां पर हम लोग कह रहे थे कि बिल्कुल मतलब केसीआर का वहां बोलबाला है, तेलंगाना में, वहां भी अपना परचम लहराने की बिल्कुल कगार पर है। अभी तक जो हमारे आंकड़े दिख रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं। कैसे देखा जाए? देखिए, वैसे तो एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होते हैं। हाँ। और जाहिर है कि उसमें जो नतीजे होते हैं उसमें कई दफे हम पाते हैं कि एग्जिट पोल से अलग नतीजे आ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर मौकों पर ऐसा देखा गया है कि जो दिशा होती है एग्जिट पोल की, नतीजे अमूमन उसके आसपास होते हैं। आंकड़ों का अंतर हो सकता है। जैसे अब कर्नाटक का जहां तक सवाल है, हम लोगों ने जो एग्जिट पोल किए थे टुडेज चाणक्य के साथ, तो हम लोगों ने बताया था कि 120 सीटें कांग्रेस को आ रही हैं, वो आई 135, लेकिन दिशा भी वही थी और बहुत ज्यादा सीटें आ रही हैं कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले, वो भी सही साबित हुआ था। हमने बताया था हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी, वो बनी थी। तो हमारा गुजरात में भी हम लोगों ने जो बताया उस टाइम पे उतनी सीटें कोई नहीं बता रहा था, कोई नहीं बता रहा था, हम लोगों ने बताया और वो बिल्कुल सटीक साबित हुई। बिल्कुल बिल्कुल, आप यकीनन सही कह रहे हैं कि 50% वोट पार हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये किसी ने नहीं कही थी। तो इसीलिए एग्जैक्ट पोल तो होता नहीं है, एक तो ये बात होती है। दूसरी बात ये है कि एग्जिट पोल में महिलाओं का जो वॉइस होता है, उनकी जो आवाज होती है, बहुधा वो मिस कर जाते हैं लोग। और ये अभी तक जो चलन है एग्जिट पोल का, उसके अनुसार यही होता है कि हम ज्यादातर पुरुषों की बात को एग्जिट पोल में फैक्टर इन करते हैं, लेकिन इस बार हमने देखा है कि जो महिलाएं हैं उनकी आवाज जो है वो चुनावी नतीजों पर, अगर हम एग्जिट पोल को थोड़ी देर के लिए विश्वास करें, तो बहुत ही ज्यादा हावी दिखाई पड़ रही है। लेकिन चूंकि बात आपने तेलंगाना की है और हम लोगों ने एक कार्यक्रम भी किया था तेलंगाना पर, और हम लोगों ने उस दिन जो बात कही थी उसमें हम लोगों ने कहा था कि एक फिसलन है, जहां तक सवाल केसीआर का, बीआरएस पार्टी का जो अभी सत्ता में है पिछले 10 सालों से, उसके मत प्रतिशत में है। और वो फिसलन जो है वो क्या, पिछली दफा 119 में 88 सीटें लेकर के आए थे और ओवैसी साहब की अगर 7 सीटें उसमें आप जोड़ दे तो 95 सीटें हो जाती थी 118 में। तो वो कहां आकर रुकेगी और 60 पे वहां सरकार बनती है और एग्जिट पोल के नतीजे कह रहे हैं कि 60 भी उन्हें नहीं आ रहा है, 33 सीटें। हाँ, और इसको मिला लें अगर एआईएमआईएम 8 सीटें, तब भी जो आंकड़ा पहुंचता नहीं है, 41 ही पहुंचता है। जी हाँ, तो देखिए वो बहुमत की 60 से बहुत दूर है। और कांग्रेस के लिए एक खुशखबरी दक्षिण में दूसरा राज्य हो सकता है कि उसे प्राप्त हो, और उसके वोट परसेंटेज में आप जो बढ़ोतरी देख रहे हैं पिछली बार के 27% से मात्र 27% वोट और 19 सीटें, और वहां से अब वो 71 सीटों पर चली गई है, 71 सीट्स। तो ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ा फैक्टर ये हुआ है कि केसीआर में लोगों का विश्वास जो है वो घट गया है। देखिए, उस विश्वास को लेकर के हम लोगों ने बात भी की थी कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को ये लगने लगा है कि कहीं केसीआर भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए तो नहीं है। ये शक तो ओवैसी साहब पर भी है, लेकिन गाहे बगाहे उनको नुकसान नहीं दिया गया और उसकी कोई वजह हो सकती है, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने
केसीआर के साथ तो बिल्कुल जाना उचित नहीं समझा। और आप देख रहे हैं कि जो सीटें वो लूज कर रहे हैं उसमें ज्यादातर बताया जाता है कि जो 13% मुस्लिम वोट हैं वो एकमुश्त मान रही हैं कि उनके वोट का इस बार हकदार जो है वो कांग्रेस को होना चाहिए। एक संगठन भी था जो कांग्रेस के साथ हो लिया चुनाव से पहले, और ये आरोप भी लगाया कि केसीआर ने उनका ध्यान नहीं रखा, सत्ता में रहे फिर भी उनके लिए काम नहीं किया, इसलिए हम उधर जा रहे हैं। तो ये बड़ा फैक्टर था, ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। और देखिए होता क्या है कि जब एक वोट आपको मिलता है सामने वाले का और उस एक वोट को आप फैक्टर इन करते हैं तो एक आप में आके जुड़ता है और एक सामने वाले का घटता है, तो वो एक वोट 2 वोट हो जाता है। सही बात तो है। उसी प्रकार जो मत प्रतिशत अगर मान लीजिए 10% इधर आया है तो 10% वो 20% बन गया, क्योंकि वो सारे वोट आ रहे हैं केसीआर साहब के वोट, बीआरएस के वोट। यानी कि एक मजबूत हो रहा है तो दूसरा कमजोर भी तो हो रहा है। तो वो डबल हो जाता है। ये दर्शकों के लिए शायद नई बात हो सकती है, लेकिन इसी तरह से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में होता है कि एक वोट का मतलब 2 वोट हो जाता है, सामने वाले का घटता है और आपका बढ़ता है। तो जो आपका डिफरेंस होता है वो डिफरेंस इसीलिए पार्टियां नया वोट तलाशती हैं और नए वर्ग को साधने की कोशिश करती है, नए तरीके से साधने की कोशिश। कहीं जा रहा है तो कहीं से मैनेज हो। तो आप ये देखिए कि करीब 20% वोटों का इजाफा ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को तेलंगाना में हो रहा है, और उसमें ज्यादातर वोट जो है वो मुस्लिम समुदाय के होंगे, ये भी तय है। और बड़ी छोटी छोटी बातें थी, आपने अजहरुद्दीन के खिलाफ खड़ा कर दिया उम्मीदवार और मुस्लिम मतों का विभाजन हो जाए इसकी व्यवस्था कर दी, और उस तरफ बीजेपी के उम्मीदवार हैं जो एकमात्र सीट जीती है बीजेपी ने वहां, गोशा महल से राजा सिंह, उनके खिलाफ आपने उम्मीदवार नहीं खड़े किए। तो ओवैसी साहब पर लोगों को शक, 370 धारा जो एब्रोगेट हुई कश्मीर की, तो उसमें बीजेपी के साथ खड़ी दिखाई पड़े केसीआर, बीआरएस पार्टी उनके साथ। तो ऐसे कई फैक्टर्स आए जिसमें के कविता का मामला, कि शराब घोटाले में सारे लोग तो अंदर चले गए, लेकिन के कविता जो कि साउथ ग्रुप की सूत्रधार मानी जा रही हैं, जो कि इसी घोटाले का एक कथित घोटाले का एक अंग है, उनको कुछ नहीं हुआ। तो तमाम बातें, और उसके बाद जो एंटी इनकम्बेंसी होती है। पर यहाँ आपको बताते चले हम कि हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी रेवड़ियों की जो कि बहुत बड़ी फैक्टर रही हिंदी पट्टी के राज्यों में, पर रेवड़ियां काम नहीं आई। तेलंगाना में रेवड़ियां काम नहीं, जब विश्वास हिलता है तो कुछ काम नहीं आता है। आप चलिए दूसरे राज्यों की तरफ भी चलते हैं जल्दी जल्दी। छत्तीसगढ़ में 57 सीटें 90 में से और भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें। ये क्या दिखाता है कि भूपेश बघेल ने जो योजनाएं जिनका जिक्र वो चुनाव में किया करते थे, या फिर जिस तरह से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो उनको लोग पसंद कर रहे हैं। क्या माना जाए, इस आंकड़े को देखकर क्या समझा जाए? देखिए अमूमन ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तेलंगाना हो या छत्तीसगढ़ हो, दोनों जगहों पर अपेक्षाकृत उनका वोट परसेंटेज बढ़ा तो है, पर वो उन उम्मीदों के आसपास नहीं है जिन उम्मीदों को उन्होंने पाला था। तेलंगाना में मात्र 1 सीट से अब बता रहे हैं कि करीब 6-7 सीटें हो जाएंगी। तो मैं मानता हूं कि जब आपके पास 4 लोकसभा की सीटें हैं तो फिर मात्र 7 सीटें अगर विधानसभा में आ रही हैं तो ये तो उचित नहीं है, आपको ज्यादा आना चाहिए। अब चलिए छत्तीसगढ़ में सीटों में इजाफा है अगेन भारतीय जनता पार्टी के लिए। पिछली दफा वहां पर 90 सीटों में से करीब 72 सीटें उनके पास थी, कांग्रेस वालों के पास, तो वहां से तो वो नीचे आए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो इंक्रीज है, जो बढ़त है, वो 33 सीटों तक जाती है हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक, और वहां सरकार बनाने के लिए 45 चाहिए। तो कोई भी गुणागणित जो है वहां पर ये मददगार साबित, जबकि अदर्स के खाते में कुछ नहीं जा रहा है, तो ऐसे में कुछ नहीं हो सकता। तो आपका प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए बड़ा सीधा है, राजनीति ने एक नई करवट ली है, और उसमें यह है कि अब राजनीति जो है वो ट्रांजैक्शनल है, इलेक्शन जो है वो ट्रांजैक्शनल है। ट्रांजैक्शनल का मतलब होता है आदान प्रदान। भाई जनता को आप क्या दे पा रहे हैं, जनता को आप क्या दे पा रहे हैं, उस हिसाब से आप वोट लीजिए। तो आप देखेंगे कि सभी राज्यों में, न केवल छत्तीसगढ़ या फिर न केवल अरविंद केजरीवाल,
बल्कि सभी राज्यों में एक नई राजनीति का सूत्रपात हुआ है, जिसमें कि अगर आप जनता को देंगे तभी जनता आपको वोट देंगे। तो आप पाएंगे कि छत्तीसगढ़ में जो मॉडल है देने वाला, जैसे महिलाओं के लिए 15,000 रुपए महीने के, कितनी बड़ी राशि है, बिल्कुल है? और हर अब ये उन्होंने प्रॉमिस किया है, वो देंगे, कितनी बड़ी बात हो गई। सिलेंडर वगैरह है ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सरकार को पिछले 5 साल चलाया है भूपेश बघेल ने, उसमें बड़ा ध्यान दिया इस बात पर कि कितने हम ट्राइबल्स को दे रहे हैं, कितने हम दलित को दे रहे हैं, कितने हम आम जनता को दे रहे हैं, कितने हम महिलाओं को दे रहे हैं। और यही बात मध्य प्रदेश में भी लागू होती है। हालांकि दलितों के बारे में ये कहा जा रहा था कि दलित इस बार खिलाफ है। हालांकि जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं वो ये दिखा रहे हैं कि हर कोई उनके साथ हो लिया है इस बार। हालांकि उस तरह से नहीं जो पिछले चुनाव में था, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्षरण तो हुआ है। क्षरण तो हुआ है, क्योंकि जो ट्राइबल वोट बैंक है उसमें बताया जा रहा है पिछली दफा 11 में से 9 सीटें उनके पास थी। इस बार कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल वहीं पर भारतीय जनता पार्टी अच्छा करती हुई दिखाई पड़ रही है। एक ट्राइबल बेल्ट है, जहां जहां उसने बेहतर किया है उसमें ट्राइबल्स के वोट भारतीय जनता पार्टी के पास इस बार गए हैं। और देखिए कि ठीक पहले कांकेर में और बस्तर में कहीं एक और जगहों पर वहां पर मुठभेड़ भी हुए थे। और एक बार ऐसा लगता है कि जैसे ट्राइबल्स का इस बार जो जनजातीय हैं उनका मोह भंग हुआ कांग्रेस से। फिर भी नए वोट तलाशने में सफल हुए भूपेश बघेल। और इस राजनीति को इस तरह से भी देखिए हिमांशु कि आप पाएंगे कि सभी मुख्यमंत्रियों ने राजनीति को अपने आसपास समेट लिया है। एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टाइप जैसे अमेरिका में लड़ा जाता है, वो लड़ाई लड़ी जा रही है। चाहे वो आप भूपेश बघेल की बात कर ले या शिवराज सिंह चौहान की बात कर ले या फिर अशोक गहलोत की बात कर ले। मान लीजिए कि केसीआर की पार्टी तो क्षेत्रीय पार्टी है, तो उसके तो वो बड़े नेता हैं ही। पर यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है हिमांशु कि आप देने से ही हमेशा नहीं जीतेंगे। आपकी विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। देने वालों में केसीआर से ज्यादा कोई नहीं दे सकता है। वो राज्य भी धनी है। हैदराबाद बिल्कुल आईटी हब है, आप जानते हैं। तो उस कारण से वो राज्य भी बहुत धनी राज्य है और वहां पर कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। आप 4 बीघा आपके पास जमीन है या 100 बीघा, हर 1 बीघे पर 12,000 रुपए हर कृषक को दिया जाएगा। रायतू बंधु योजना का नाम है। कितनी बड़ी योजना है सोचिए। बावजूद इसके ऐसे नतीजे आ रहे हैं। दलित बंधु हमेशा पैसे जाएंगे उनके खाते में, लेकिन विश्वसनीयता पर जब संकट आता है तो फिर केवल आप ट्रांजैक्शन करके नहीं जीत सकते। विश्वसनीयता राजस्थान में भी बनी हुई नजर आ रही है। अशोक गहलोत ने जिस तरह से 5 साल हालांकि झगड़ा ही हुआ है कांग्रेस पार्टी में, बावजूद इसके इस बार बहुमत का आंकड़ा छूती हुई नजर आ रही है। जो हमारा जो अनुमान है प्रदेश चाणक्य का वो 101 सीटों का है। 101 सीटों का 200 सीटें हैं वहां पर, 199 पर वहां पर चुनाव हुए। इस बार एक सीट पर नहीं हो पाए। 101 सीटें, जबकि क्लोज फाइट इसलिए कहेंगे क्योंकि 89 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी बताई जा रही हैं। और यहां पर एक गौर करने वाली बात यह भी है कि अदर्स को 9 सीटें हैं, यानी कि गेम पलट सकता है। और क्या रिवाज जो टूट गया है, जो वहां का रहा है 5 साल में सरकार बनने का, तो इसको किस तरह से देखा जाए। यहाँ देखिए इसमें तो बड़ा स्पष्ट है हिमांशु की वर्डिक्ट अभी नहीं आया है वहां। वहां क्लैरिटी नहीं है। और इसलिए मैं ये कहूंगा क्योंकि वहां शुरुआत से ऐसा लग रहा था कि जैसे जीत तो कांग्रेस पार्टी की नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी अगर एक राज्य में सेफ है तो वो है राजस्थान। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो विवाद खत्म हुआ, आलाकमान ने खत्म करवाया सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का, तो अशोक गहलोत को ये समस्या खत्म हुई। उसके बाद उन्होंने कुछ नई योजनाएं लाई। खास तौर पर जो हेल्थ केयर की स्कीम है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो भारत की सर्वश्रेष्ठ है। जो आरोग्य का स्कीम है वहां पर जिस तरह से वो इलाज के लिए पैसे दिए जाते हैं, अस्पतालों में आप जाते हैं तो आपको किस तरह से अपने पैसे नहीं देने पड़ते हैं, वो स्कीम कांग्रेस कह रही है कि उसको हम राष्ट्रव्यापी स्तर पर लगाएंगे। ऐसा स्कीम उन्होंने बनाया है। अब देखिए कि जहां एक तरफ स्कीम था तो वहां पेपर लीक का भी मामला था। बिल्कुल। लेकिन जनता को देखिए, फिर मैं कहूंगा
उसको इस बात से मतलब है कि उसे क्या मिल रहा है। उसे क्या मिल रहा था? मोबाइल फोन, जिसमें 2 साल के पैसे भरे हुए हैं। बिल्कुल। तो आप सोचिए कि उन्होंने देना जो उचित समझा तो फिर प्राप्त, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अभी भी वहां पर कहानी पूरी नहीं लिखी गई है, पिक्चर बाकी है। क्योंकि दूसरी तरफ आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा जी में विश्वास व्यक्त नहीं किया। उसका भी फायदा कांग्रेस को होता नजर आया, क्योंकि नेतृत्वहीन भारतीय जनता पार्टी लड़ती हुई दिखाई पड़ी। बावजूद इसके 89 सीट बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। और अगर वो 9-10 लोग जो हैं वो इधर आते हैं तो इनकी सरकार, उधर जाते हैं तो उनकी सरकार। उधर वसुंधरा राजे में भरोसा नहीं जताया, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान पर भी बहुत ज्यादा भरोसा हुआ ऐसा नजर नहीं आया। बावजूद इसके 151 सीटें, मतलब बिल्कुल क्लीन स्वीप, और इतना बड़ा आंकड़ा, ये तो मतलब हैरान करने वाला है। देखिए वहां दोनों जगहों पर आपने सही कहा, नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के भरोसा अपने स्थानीय नेताओं पर नहीं दिया और कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन ये जो योजनाएं हैं ना, ये कमाल कर रही हैं। लाडली बहना ने कांटे निकाल दिए। और हमारे साथी गए थे तो वो बता रहे थे कि शिवराज जी जहां जहां जा रहे थे और ऐसी जगहों पर गाड़ी रोक देते थे जहां पहले से तय नहीं थी, तो जो सबसे पहले लोग आते थे वो महिलाएं आती थी। लाडली बहना योजनाएं ऐसी हैं कि जो सीधे सीधे महिलाओं के पास पैसे पहुंचा रही हैं और उसमें संभावनाएं हैं और ज्यादा कर दूंगा, 1500 कर दूंगा, तो दे ही रहे। तो आप ये समझिए कि इतने पैसे दे देंगे हम आपको, ये पहले से वायदा अगर है और अभी दे रहे हैं जो व्यक्ति, तो कहा यह जा रहा है कि 70 से ज्यादा कंस्टिट्यूएंसीज में महिलाओं ने वोट परसेंटेज यहां तक पहुंचा दिया है। और इसका मतलब है कि ये जो वोट परसेंटेज ये भारतीय जनता पार्टी को गया है। ठीक है। तो 70 सीटों पर अगर वो निर्णायक हैं तो फिर तो ऐसे नतीजे आएंगे ही आएंगे। बचता ही क्या और क्या बचता है उसके बाद? फिर वो 70 सीटें अगर आप वैसे जीत जा रहे हैं तो यहाँ पर ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, ये जो आदान प्रदान हुआ, बहुत अच्छा गवर्नेंस हो गया या बहुत अच्छा 5 साल काम हुआ, ऐसा नहीं है। और आप जानते हैं कांग्रेस के बारे में तो यही कहा जा रहा था कि कोई एक स्टेट अगर वो बहुत कॉन्फिडेंटली जीत रही है तो वो मध्य प्रदेश है। लेकिन आखिर के दिनों में हमने देखा कि वहां पर भी जो कैंपेन है कांग्रेस का वो लचर पड़ा। क्यों? क्योंकि बावजूद इसके कि वहां पर कमलनाथ हैं, दिग्विजय हैं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी लगे हुए थे, पर वो ऊर्जा कम दिखने लगी और कांग्रेसियों को लगा कि हमारा काम हो गया है। वीडियो भी आ गया, ऑडियो भी आ गया नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ, बहुत सी चीजें हो गई माहौल। लेकिन ऐसा लगता है कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात हमने करी, शिवराज जी के प्रति लोगों का विश्वास कायम है, भले ही नेतृत्व का विश्वास थोड़ा हिल गया था। और उसी का नतीजा है, आपने देखा स्थानीय स्तर पर किसको पहचाने, उधर वसुंधरा जी को पहचानते हैं, इधर इनको पहचानते हैं। और हिमांशु पीछे चलिए, कर्नाटक में भी ये बीजेपी के साथ धोखा हुआ है। उन्होंने वहां येदुरप्पा को नहीं पहचाना, बिल्कुल। नतीजा क्या हुआ? और अंत में अब येदुरप्पा के बेटे को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ा। येदुरप्पा के बेटे को ही, यानी कि जो क्षत्रप हैं वो अब मजबूत भारतीय राजनीति में हो रहे हैं और अपनी मजबूती को उन्होंने कैसे गढ़ा है वो देना जानते हैं। उन्होंने देने की राजनीति कर दी है, जिसको बहुत सक्सेसफुली अरविंद केजरीवाल ने उदाहरण के तौर पर दिल्ली में पेश किया। और अब हर राज्य में देने वाला जीतेगा, ये इस एग्जिट पोल के नतीजों से। हालांकि हम तो कह रहे हैं कि क्लीन स्वीप है, लेकिन कई 2-3 ऐसे एजेंसीज हैं जो ये वादा कर रही हैं, जो ये दावा कर रही हैं कि इस बार कांग्रेस की पार्टी जो है वहां पर सत्ता में आने वाली है, या फिर बहुत क्लोज फाइट उन्होंने बताई है। तो ऐसे में आपने कहा ना कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, तो आने वाले वक्त में यानी कि 3 दिसंबर को पता चलेगा कि आखिरकार ये एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट साबित होते हैं। हालांकि अभी तक के जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो तो ऐसा ही रहा है कि सही साबित हुए, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। जनता को तय करना है, जब काउंटिंग होगी तो पता चलेगा कि आखिरकार किसके हाथ में, किसकी झोली में कौन सा राज्य आया। तब तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा हमें और आपको। ये जो एग्जैक्ट पोल नहीं, एग्जिट पोल आए हैं, उनसे आपको क्या लग रहा है और 24 के लिए क्या भूमिका बनती हुई नजर आ रही है, हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।